इंग्लिश न्यूज़पेपर को समझने के लिए और ख़ास करके एडिटोरियल को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी वर्ड पावर का स्ट्रॉन्ग होना। इसके लिए मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि ये जो वर्ड पावर मेड इजी किताब है, वोकेब के क्षेत्र में एक माइलस्टोन है, बहुत ही अद्भुत किताब है। तो इस किताब को आप 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ लें, आपकी काफ़ी हद तक वोकेब की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग क्लासिक इंग्लिश ऐप, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे मैंने ये जो पूरी की पूरी किताब है, इसके एक एक शब्द को हिंदी में समझाते हुए पूरा कोर्स तैयार किया है। वहाँ पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे आज के एडिटोरियल पे। तो हमारा आज का जो एडिटोरियल है वो संबंधित है बायोडाइवर्सिटी से, कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी जैव विविधता है, वो लगातार विलुप्त होती जा रही है। इसके संबंध में हम जो है बात करेंगे। अ प्लेनेट इन क्राइसिस, यहाँ पे प्लेनेट आया है धरती के लिए। क्राइसिस का मतलब होता है संकट, कि हमारा जो प्लेनेट है वो संकट में है। टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब है जिसे आप महसूस कर सको, जिसे आप अनुभव कर सको। आउटकम का मतलब है परिणाम। फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब है एक तरह की मीटिंग, कि जैव विविधता से संबंधित जो मीटिंग है उसके महसूस होने वाले जो परिणाम हैं आर फार अवे, वे अभी काफ़ी दूर हैं। अ मंथ आफ्टर द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूएन फ्रेमवर्क। देखो, फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि भाई एक जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। कन्वेंशन का मतलब है मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, COP27 इन इजिप्ट। तो देखो, एक महीने पहले इजिप्ट में जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक मीटिंग हुई थी, और उससे संबंधित जो भी पार्टीज हैं, यानी कि उससे जुड़े हुए जो भी देश हैं, वे वहाँ पे एकत्रित हुए थे। इस मीटिंग को नाम दिया गया था COP27। तो ये जो मीटिंग थी कौन सी थी? जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये 27th मीटिंग थी। तो एक महीने पहले ये मीटिंग हुई थी, और अब इसके एक महीने बाद डिप्लोमेटिक रेटिन्यू, रेटिन्यू का मतलब होता है दल, प्रतिनिधि मंडल जो होते हैं उनका जो दल होता है ना, उसको बोलते हैं रेटिन्यू। डिप्लोमेटिक का मतलब हो गया राजनयिक। और अब हमें क्या देखने को मिला है कि जो राजनयिक दल हैं वे गए, कहाँ पर गए? इनटू अ कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हैं ना। हडल, हडल का मतलब होता है लोगों का एक जगह पे क्राउड के रूप में इकट्ठा होना। तो हमें क्या देखने को मिला कि कई जो डिप्लोमेटिक रेटिन्यू हैं वे एक विवादास्पद मीटिंग में जो है इकट्ठा हुए, अगेन दोबारा, टू सेव द प्लेनेट, इस प्लेनेट को बचाने के लिए। कहाँ पर? इन मॉन्ट्रियल, कनाडा में, कनाडा में मॉन्ट्रियल नामक स्थान पे। और इस बार ये जो मीटिंग हुई, एंड एज, इस मीटिंग को किस रूप में नाम दिया गया? एंड एज द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ध्यान में रखना, इस एडिटोरियल को पढ़ने के दौरान कई जगह CBD का हम यूज़ करेंगे। तो CBD का मतलब है, कन्वेंशन का मतलब है मीटिंग ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता से संबंधित मीटिंग। इस मीटिंग को नाम दिया गया CBD। वाइल, जबकि बोथ दीज कॉन्फ्रेंसेस कैन ट्रेस, ट्रेस का मतलब है किसी चीज़ का पता लगाना, देयर ओरिजिन्स टू द रियो समिट का मतलब है मीटिंग, सम्मेलन ऑफ 1992, कि जलवायु, क्लाइमेट चेंज से संबंधित मीटिंग है या फिर बायोडाइवर्सिटी से संबंधित मीटिंग है। ये जो दोनों मीटिंग्स हैं, ये जो दोनों कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये अपनी उत्पत्ति का पता लगा सकती हैं। यानी कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? इनकी शुरुआत हुई है रियो समिट 1992, है ना। सबसे पहले 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था, उसी के बाद हम कह सकते हैं कि भाई रियो सम्मेलन से ही इस तरह की मीटिंग्स की शुरुआत हुई। द CBD डज नॉट गेट एनीवेयर नियर द मीडिया अटेंशन कॉप कमांड। यहाँ पे कॉप कमांड का मतलब है कि जो मीडिया अटेंशन कॉप को प्राप्त हुआ, वही मीडिया अटेंशन CBD को प्राप्त नहीं हुआ।
द CBD डज नॉट गेट एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब है थोड़ा भी निकट नहीं पहुंच पाई CBD उस मीडिया अटेंशन के जो मीडिया अटेंशन COP ने डिजर्व किया। अब ऐसा क्यों हुआ? देयर आर नो वर्ल्ड लीडर्स एंड हेड्स ऑफ स्टेट। हेड्स ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि किसी देश के प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। मेकिंग ग्रांडिलो क्वेंट। देखो ग्रांड का मतलब क्या होता है? भव्य, है ना, कोई बड़े पैमाने पर कोई चीज़ है। और ये जो लोक्यू शब्द है इसका मतलब होता है बोलना। मैंने कहा ना आपको, अगर आप वर्ड पावर मेडिजी पढ़ेंगे तो ये रूट वर्ड्स आपको मिलेंगे सारे की सारे। यानी कि रूट वर्ड्स का मतलब होता है कोई एक शब्द जिसके आसपास अन्य शब्द निर्मित होते हैं, जैसे ग्रांडिलोक्वेंट है, मैग्निलोक्वेंट है, सर्कमलोक्यूशन है, लोकेशियस है। ये सारे शब्द जो हैं लोक्यू से बने हुए हैं। लोक्यू का मतलब होता है बोलना। तो ग्रांडिलोक्वेंट का मतलब होता है बड़े बोल बोलना, ऊंचे बोल बोलना। तो अधिकतर हमें देखने को मिलता है कि इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, सम्मेलन होते हैं, इनके जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वे बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हुए नज़र आते हैं, है ना, बड़े बड़े कमिटमेंट्स देते हुए नज़र आते हैं। कमिटमेंट्स का मतलब है एक प्रतिबद्धता दिखाना। बिकॉज तो इस मीटिंग में जो वर्ल्ड लीडर्स थे उनके बड़े बड़े भाषण हमें देखने को नहीं मिले। क्यों? वो इसलिए कि ये जो CBD है लार्जली कंटिन्यूस, ये CBD अभी भी बड़े पैमाने पे बना हुआ है। क्या? टू बी का मतलब है होना, फ्रेम्ड। इसे इस रूप में फ्रेम किया गया है, इस रूप में देखा जाता है CBD को एज एन एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न, कि भाई ये जो बायोडाइवर्सिटी का जो मुद्दा है ये पर्यावरणविद जो है, एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब हुआ जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए जो कार्य करता है, ये मामला, ये मुद्दा जो है उनकी चिंता का विषय है। कंसर्न का मतलब है चिंता। मच लाइक, ठीक उसी तरह से जैसे कि कोप हुआ करता था। यूज टू बी का मतलब है कि कोप जो है ना, कोप भी पहले क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो कार्य करता है उन्हीं की चिंता का मुद्दा हुआ करता था। यानी कि इतना ज़्यादा जो है सीरियसली इसको नहीं लिया जाता था क्लाइमेट चेंज को। जो बेचारे जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जो कार्य करता है वे बस अपनी चिंता जताते रहते थे। तो ठीक यही एटीट्यूड वर्तमान में CBD के प्रति विभिन्न देशों का है। अंटिल, अब देखो कॉप के प्रति जो चिंता दिखानी चाहिए वे कई देश नहीं दिखा रहे थे। कब तक नहीं दिखा रहे थे? कब तक ये सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न बना हुआ था? अंटिल द फोर्सेस ऑफ कैपिटलिज्म, कि पूंजीवाद की जो ताकतें हैं, अंटिल का मतलब है उस टाइम पीरियड तक मैनेज्ड। देखो फिर हमें क्या देखने को मिला इस कैपिटलिज्म में? हमें ये देखने को मिला कि जो कैपिटलिज्म से जुड़ी हुई जो ताकतें हैं उन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया। क्या? उन्होंने एक आइडिया दिया। रीइमेजिन का मतलब है पुनः इमेजिन करना, पुनः परिकल्पना करना। द आइडिया ऑफ अ प्लेनेट, तो बाजार की ताकतों ने ये कहा, ये विचार दिया कि हमारा जो प्लेनेट है बीइंग हो रहा है क्या? इनएग्जोरेबली। देखो इनएग्जोरेबली का मतलब होता है लगातार, है ना, बिना रुके लगातार, उसको कहते हैं हम इनएग्जोरेबली। तो बाजार की ताकतों ने ये कहा कि हमारा जो प्लेनेट है वो बिना रुके लगातार स्लो कुकड इन ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कुकर में सब्जियां पकती हैं ना, ठीक इसी तरह से हमारा जो प्लेनेट है वो ग्रीन हाउस गैसेस में धीरे धीरे और लगातार पक रहा है। तो ये आइडिया जो है कैपिटलिज्म की ताकतों ने दिया, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने एक और विचार दिया। क्या? दैट में येट बी सेव्ड, कि हमारा प्लेनेट जो है ठीक है ये ग्रीन हाउस गैसेस में कुक हो रहा है लेकिन अभी भी इसको बचाया जा सकता है। किस तरीके से? बाय रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, कि जो ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन हैं उनका प्रयोग करके अभी भी प्लेनेट को बचाया जा सकता है। एंड एट द वेरी लीस्ट, और कम से कम मेक सम एंटरप्रेन्योर्स रिच, और कम से कम अगर इस बात को फॉलो किया जाता है ना कि भाई ये रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो इन्हें फॉलो किया जाता है तो इसका फ़ायदा क्या होगा? ये बात जो है ना थोड़ी व्यंग्यात्मक तरीके से लिखी हुई है कि इससे कम से कम इतना तो होगा ही कि कुछ जो उद्यमी हैं, कुछ जो निवेशक हैं वे रिच बन जाएंगे। अनलाइक साइक्लोन्स एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स दैट हैव बिकम विजुअल एड्स टू ब्रिंग होम। देखो ब्रिंग होम का मतलब होता है ये अंडरस्टैंडिंग लाना, ये समझ डेवलप करना,
कोई चीज़ आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये मुद्दा कितना सीरियस है। तो देखो क्या हुआ कि जो चक्रवात थे और पिघलते हुए जो हिमखंड थे, विजुअल का मतलब है दृश्य रूप में होना, है ना। एड्स का मतलब है सहायक। तो कई हमें चक्रवात देखने को मिले, पिघलते हुए ग्लेशियर्स देखने को मिले। ये जो दृश्य हमें देखने को मिले, ये सहायक हुए इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, कि ये जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो संकट है, रॉट का मतलब होता है लाना, और ये जो रॉट है ना, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सुनामी के द्वारा कहर लाया जाता है, तूफान के द्वारा तबाही लाई जाती है, तो उसके लिए लगाते हैं रॉट। रॉट बाय इनविजिबल गैसेस, कि जो अदृश्य गैसेस हैं उनके द्वारा जो क्लाइमेट क्राइसिस खड़ा हुआ है, इसके दृश्य रूप हमें देखने को मिला चक्रवात और मेल्टिंग ग्लेशियर्स के माध्यम से। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। लेकिन ऐसा बायोडाइवर्सिटी के मामले में नहीं है। ये जो अनलाइक लिखा हुआ है ना, लाइक का मतलब होता है के समान, अनलाइक का मतलब है कि इसके समान नहीं है, कि भाई ठीक है क्लाइमेट क्राइसिस तो हमारी आ गया समझ में, लेकिन ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जो जैव विविधता का नुकसान है, ये लगातार लार्जली इनविजिबल बना हुआ है, बड़े पैमाने पर जो है अदृश्य बना हुआ है। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, इट्स विक्टिम्स, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो शिकार प्रजातियां हो रही हैं, विक्टिम का मतलब है पीड़ित, शिकार यानी कि जिन प्रजातियों को बायोडाइवर्सिटी लॉस भुगतना पड़ रहा है, ये बात बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। हमें, आपको भी कई जगह नज़र आता होगा कि भाई कुछ पक्षी हैं जो गायब हो गए हैं लगातार, है ना। कुछ कई तरह के इस तरह के पक्षी हैं जो कि दिखाई नहीं देते या बहुत कम नज़र आते हैं, ठीक है। तो इस बात के विजिबल होते हुए भी ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है ना, अभी भी इनविजिबल बना हुआ है। बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड्स, कि वर्तमान में जो भी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं ना, वर्तमान में जो भी ट्रेंड्स को अगर हम देखें, द यूएन रेकॉन, रेकॉन का मतलब होता है एक्नॉलेज करना, इस बात को पहचानना। तो यूनाइटेड नेशंस जो है उसने इस बात को पहचाना है। एंड एस्टिमेटेड, एस्टिमेट का मतलब होता है कोई आकलन आप करते हो ना, कोई अंदाजा आप लगाते हो। तो यूएन का कहना है कि लगभग 34,000 पौधे और 5,200 एनिमल की जो प्रजातियां हैं, और इन प्रजातियों में एक पक्षी भी शामिल है ना। 8 ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग वन, की विश्व की पक्षियों की जो 8 प्रजातियां हैं उनमें एक प्रजाति, इसके अलावा 5,200 एनिमल्स की प्रजाति और 34,000 पौधों की जो प्रजातियां हैं, वे फेस का मतलब है सामना, एक्सटिंक्शन का मतलब है विलुप्ति। तो ये प्रजातियां जो हैं वे विलुप्ति की कगार पे हैं। तो देखो इतना क्लियर होने के बावजूद भी इस मुद्दे को अभी भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा। अबाउट 30% ऑफ ब्रीड्स का मतलब होता है नस्ल, ऑफ मेन फार्म एनिमल, ये जो फार्मिंग होती है ना, कि जो हमारे मुख्य पशु होते हैं ना, जिनको फार्म पे, जैसे कि मुर्गियां हैं, गाय भैंस हैं, ठीक है। तो जो फार्म एनिमल की प्रजातियां हैं उनमें से, है ना, मुख्य फार्म एनिमल की जो प्रजातियां हैं उनमें से 30% जो प्रजातियां हैं वे आप कह सकते हो रिस्क जोन में हैं, यानी कि वे विलुप्ति की कगार पे है ना, वे इस रिस्क पे हैं, ठीक है ना, करंटली एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, कि वे बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं, विलुप्ति की कगार पे हैं। फॉरेस्ट्स आर होम टू मच ऑफ द नॉन टेरेस्ट्रियल, देखो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन से संबंधित, है ना, अर्थली बायोडाइवर्सिटी, कि ये जो भी हमारी जैव विविधता है इनमें से ज़्यादातर का जो घर है वो क्या है, वो है फॉरेस्ट, जंगल या फिर वन। लेकिन अबाउट 45% ऑफ द अर्थ्स ओरिजिनल फॉरेस्ट आर गॉन, लेकिन ज़मीन के जो मूल जंगल हैं वे लगभग ये मानो कि 45% जो है नष्ट हो चुके हैं, या उनका मानव ने खात्मा कर दिया है। क्लियर्ड का मतलब है साफ कर देना, समाप्त कर देना। मोस्टली ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी, कि ज़्यादातर जो फॉरेस्ट को समाप्त किया गया ये किया गया पिछली शताब्दी के दौरान। येट फिर भी, बिकॉज मच ऑफ दिस एक्सटिंक्शन, कि ये जो ज़्यादातर विलुप्ति हुई है, इज नॉट फाइनली, फाइनली का मतलब होता है एग्जैक्टली, बिल्कुल सटीक तरीके से। अकाउंट फॉर, देखो अकाउंट फॉर का मतलब होता है इस बात को ख्याल में लेना, किसी कोई चीज़ क्यों हो रही है उसका कारण बतलाना, उसको बोलते हैं अकाउंट फॉर, कि भाई ये अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए ये चीज़ जिम्मेदार है, उसको बोलते हैं अकाउंट फॉर। एज
द राइज का मतलब है बढ़ोतरी, पर कैपिटा कार्बन एमिशन, एमिशन का मतलब है उत्सर्जन, और टेम्परेचर स्विंग का मतलब है टेम्परेचर में परिवर्तन आना। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो ज़्यादातर विलुप्ति हो रही है ना, ये जो ज़्यादातर विलुप्ति हमें देखने को मिल रही है वो इसलिए कि एग्जैक्टली हमने इस कारण को नहीं बताया है। कौन सा कारण? यानी कि विलुप्ति के लिए जो कारण जिम्मेदार है वो है, उसमें एक प्रमुख कारण है कार्बन उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन आना। ठीक है, तो ये बहुत कारण है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इट फेल्स टू इवॉक का मतलब है जगाना, द अर्जेंसी का मतलब है कि भाई कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरत रखती है ना, कोई ज़्यादा कितनी, किसी चीज़ का महत्व कितना ज़्यादा है। इट डिज़र्व, देखो जो बायोडाइवर्सिटी है या जो एक्सटिंक्शन है, ये जो मुद्दा है, ये जिस अर्जेंसी को डिज़र्व करता है वो अर्जेंसी अभी तक नहीं जाग पाई है। क्यों नहीं जाग पाई है? क्योंकि हम एग्जैक्टली इस बात को डिफाइन नहीं कर पाए हैं, इस बात को हम कारण के रूप में नहीं मान पाए हैं कि जो एक्सटिंक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ये एक्सटिंक्शन के लिए काफ़ी हद तक कार्बन एमिशन और ये जो तापमान परिवर्तन है ये जिम्मेदार हैं। इन दिस लाइट, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, इंडियाज स्टैंड, यानी कि भारत का जो स्टैंड है, भारत का जो दृष्टिकोण है, क्या है भारत का दृष्टिकोण? ऑफ नॉट वांटिंग हार्ड टारगेट, कि भारत जो है नहीं चाह रहा, किस चीज़ को नहीं चाह रहा? हार्ड टारगेट। हार्ड टारगेट का मतलब होता है कि ऐसे टारगेट जिन्हें आपको हर हाल में पाना है, कुछ बड़े टारगेट। तो भारत जो है जैव विविधता के संबंध में कुछ बड़े टारगेट डिसाइड नहीं कर रहा। ऑन प्रोपोजल्स है ना, कई तरह के प्रस्ताव, किस तरह के प्रस्तावों पे भारत जो है गंभीरता नहीं दिखा रहा? जैसे कि रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, कि कीटनाशक जो हैं इनका प्रयोग कम किया जाए। इस तरह के जो प्रस्ताव हैं, इन प्रस्तावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इनके लिए हार्ड टारगेट सेट किया जाना चाहिए, लेकिन भारत इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहा। गिवन, अब देखो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इनको रिड्यूस करने पर क्यों फोकस किया जाना चाहिए? गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट कि देयर इफेक्ट्स ऑन, कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इनका जो प्रभाव है ऑन इम्पैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, इम्पैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी आर डॉक्यूमेंटेड, कि जो जैव विविधता है उसके ऊपर ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इनका कितना प्रभाव पड़ता है, इसको डॉक्यूमेंट किया गया है ना। ये डॉक्यूमेंट करने का मतलब है इसकी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े हैं। तो कुल मिला के इतना होने के बावजूद भी हम इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एंड कंजर्विंग 30% ऑफ लैंड एंड सीम्स, इसी के साथ ही गिवन दैट देयर इफेक्ट्स ऑन इम्पैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी आर डॉक्यूमेंटेड एंड कंजर्विंग 30% ऑफ लैंड एंड सी सीम्स एनाक्रोनिस्टिक। देखो एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है कि टाइम के अप्रोप्रिएट ना होना, है ना, कि टाइम से मेल ना खाना, उसको बोलते हैं एनाक्रोनिस्टिक। तो ये जो बातें हम, जिन बातों की हम चर्चा कर रहे हैं ना, क्या कि ये जो बायोडाइवर्सिटी पे जो प्रभाव पेस्टिसाइड्स का हो रहा है उसे डॉक्यूमेंट किया जाए, उसे पूरी तरीके से दर्ज किया जाए, है ना, कि भाई कितना प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा 30% लैंड और सी जो है इनको कंजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो इस तरह की जो बातें हैं ये टाइम से मेल नहीं खाती, पर्टिकुलरली खास करके व्हेन इट सीज इटसेल्फ। देखो भारत जो है एक और अपने आप को इस रूप में देखता है, किस रूप में? कि भारत अपने आप को चैंपियन मानता है, लीडर मानता है, किस चीज़ का? कंजर्वेशन, संरक्षण का। एंड लिविंग इन हार्मनी, देखो लिव इन हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्यता के साथ में रहना विथ नेचर। देखो भारत एक और तो अपने आप को इस चीज़ का लीडर मानता है कि भाई हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के रहते हैं, हम कंजर्वेशन के मामले में, संरक्षण के मामले में लीडर हैं। और दूसरी ओर भारत क्या कर रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर पेस्टिसाइड्स का कितना प्रभाव हो रहा है। इसके अलावा न ही भारत इस बात पे फोकस कर रहा है कि 30% लैंड और सी जो हैं इनको कंजर्व किया जाए, है ना। तो कुल मिला के ये जो दोनों बातें हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम
लीडर हैं कंजर्वेशन के मामले में, हम जो है लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर में यकीन करते हैं, और दूसरी ओर आप किसी भी तरह का हार्ड टारगेट बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए सेट नहीं कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं एनाक्रोनिस्टिक लगती हैं ना, टाइम से मेल नहीं खाती। वाइल इंडिया, जबकि जो भारत है अडॉप्टिंग, अडॉप्ट का मतलब है अपनाते हुए, अ नेगोशिएटिंग टेक, देखो नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत के माध्यम से किसी समाधान तक पहुंचना, और टेक का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए, ठीक है ना, कि वे ऑफ डीलिंग विथ समथिंग फ्रॉम क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस, है ना, हैज़ आर्ग्यूड, देखो इंडिया जो है अडॉप्टिंग, इस बात को अपनाते हुए, क्या कि भाई बातचीत के माध्यम से इस समस्या से डील किया जाए, निपटा जाए, क्या, फ्रॉम क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस, कि कई जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन हुए हैं उनमें जो बातें हुई हैं, ठीक है, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि डिफरेंट नेशंस, की जो विभिन्न राष्ट्र हैं, विभिन्न जो देश हैं, हैव डिफरिंग लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरिंग का मतलब है, डिफर का मतलब है अंतर होना, कि विभिन्न जो राष्ट्र हैं हैव डिफरिंग लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनकी जलवायु के प्रति, बायोडाइवर्सिटी के प्रति जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी में अंतर है। टुवार्ड्स बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बायोडाइवर्सिटी के प्रति, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब है बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के प्रति विभिन्न जो राष्ट्र हैं उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें अंतर है। यानी कि भारत का कहना है कि भाई जो रिच देश हैं उन्हें ज़्यादा फंडिंग देनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, विच रिक्वायर्स रिचर नेशंस, है ना, विच रिक्वायर्स का मतलब है इस बात के लिए ज़रूरत है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है इसके लिए ज़रूरत है कि जो अमीर राष्ट्र हैं, टू बी का मतलब है होना, मोर जेनरस का मतलब है उदार, फंडर्स, फंडर का मतलब है पैसा उपलब्ध कराने वाला, ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स, कि वैश्विक रूप से संरक्षण के जो भी प्रयास किए जाते हैं उनमें जो अमीर राष्ट्र हैं उन्हें ज़्यादा फंड देना चाहिए। इट इज़ वेल नोन, अब देखो ठीक है भारत इस तरह के आर्ग्यूमेंट देता है, लेकिन ये बात अच्छी तरीके से सभी को मालूम है कि इस तरह की जो डिमांड्स होती हैं, इस तरह की जो डिमांड्स हैं वे क्या हैं, एक डेड एंड होती हैं। देखो डेड एंड होने का मतलब होता है अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको प्रोग्रेस की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। तो ठीक है भारत इस तरह के तर्क देता है तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो इस तरह की डिमांड्स हैं हम ये भी जानते हैं कि ये डिमांड जो है ना एक तरीके से डेड एंड होती हैं, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं जहाँ से कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती, अनलेस इसका प्रयोग किया जाता है कंडीशन को बताने के लिए कि जब तक कि जो विभिन्न देश हैं वे इस बात पे एग्री नहीं हो जाते, किस बात पे, टू डेफिनेट टारगेट, कि भाई जब तक एक निश्चित गोल जो है सेट नहीं किया जाता तब तक इस तरह की जो डिमांड्स होती हैं ना, कि भाई आप कह रहे हो कि हाँ भाई अमीर राष्ट्र जो है उन्हें ज़्यादा देना चाहिए, तो एकदम डिफाइन करना जरूरी है, एग्जैक्टली बताना जरूरी है कि कितना देना जरूरी है ना। तो जब तक आप डेफिनेट टारगेट सेट नहीं करते और इस तरह की डिमांड्स करते हो तो आप जो है डेड एंड की सिचुएशन में होते हो। वाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी अंडरस्टूड और एड्रेस्ड, कि जिस चीज़ को मापा नहीं जा सकता न तो उसे समझा जा सकता है और न ही उसका समाधान किया जा सकता। एड्रेस का मतलब है समाधान। एज, जैसा कि, द एडेज गोज, एडेज गोज का मतलब है एक कहावत ये कहती है, एक कहावत कहती है कि आप उसी चीज़ को समझ सकते हो या उसी चीज़ का समाधान कर सकते हो जिसे आप माप सकते हो। एलिजाबेथ मैरूमा रेमा, अब कौन है ये एलिजाबेथ मरूमा रेमा, ये हैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द सीबीडी, ये हैं सीबीडी की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। इन्होंने क्या कहा है, हैज़ डिस्क्राइब, ध्यान रखना डिस्क्राइब के बाद में हम अबाउट का प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखना डिस्क्राइब में अबाउट जो है इंक्लूडेड है, तो ध्यान रखना ये कॉमन एरर्स में कई बार पूछा जाता है, डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं लगाते। तो जो एलिजाबेथ हैं उन्होंने ये वर्णन किया है क्या, द नेगोशिएशंस, कि जो भी ये नेगोशिएशंस होते हैं, जो भी बातचीत होती हैं, उन बातचीतों के संबंध में ये जो एलिजाबेथ है इन्होंने क्या कहा है कि बातचीत जो है, ये नेगोशिएशन जो है इस तरह के हैं, किस तरह के, दैट शुड रिजल्ट इन, कि ये जो नेगोशिएशंस हैं इनका परिणाम ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पेरिस मोमेंट फॉर नेचर। देखो
पेरिस मोमेंट है ना, कि ये जो अगर हम बात करते हैं ना, ये जो कि भाई ये जो पेरिस मोमेंट है ना, पेरिस मोमेंट का मतलब है कि ये जो आपको याद होगा कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो पेरिस समझौता है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो पेरिस समझौता हुआ था उसे बहुत ही अहम माना जाता है। तो ठीक इसी तरह से, यानी कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की गंभीरता को समझते हुए हमने पेरिस एग्रीमेंट को अपनाया, तो एलिजाबेथ जो है उनका ये कहना है कि ये जो भी नेगोशिएशंस हुए CBD के संबंध में, ये नेगोशिएशंस जो हैं वे हमें हमारे लिए पेरिस मोमेंट होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी के मामले में। वाइल दिस वाज नॉट क्वाइट, देखो नॉट क्वाइट का मतलब होता है नॉट कंप्लीटली वाट हैपन्ड, लेकिन इन नेगोशिएशंस के बाद में जो हुआ, वाट हैपन्ड का मतलब है जो होना, ये ऐसा ही नहीं हुआ है ना, कंप्लीटली वैसा ही नहीं हुआ जैसा एलिजाबेथ जो है वे चाह रही थी। यानी कि एलिजाबेथ जो था उनका ये कहना था कि भाई इस CBD में जो भी नेगोशिएशंस हुए हैं, जो भी बातचीत हुई हैं, इनके माध्यम से ये मुद्दा जो है हमारे लिए पेरिस मोमेंट की तरह होना चाहिए, यानी कि उतना ही सीरियस होना चाहिए जितना सीरियस हमने क्लाइमेट चेंज को लिया था और पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो किया था। लेकिन कंप्लीटली जो कुछ हुआ वो वैसा नहीं हुआ। हुआ क्या? कंट्रीज हैव एग्रीड ऑन प्रिपेयरिंग कॉन्क्रीट रोड मैप। रोड मैप का मतलब होता है एक तरीके का ब्लूप्रिंट बाय 2024, कि 2024 तक बायोडाइवर्सिटी के संबंध में विभिन्न देश जो हैं इस बात पे सहमत हो गए हैं क्या, कि एक ठोस ब्लूप्रिंट जो है तैयार किया जाए, और जो अमीर राष्ट्र हैं, रिचर वंस, कमिटिंग का मतलब है प्रतिबद्धता दिखाते हुए, डेडिकेशन दिखाते हुए, $30 बिलियन एन एनम का मतलब है पर ईयर बाय 2030, और जो अमीर राष्ट्र हैं वे 2030 तक $30 बिलियन पर ईयर देने को राजी हो गए हैं। लेकिन सीइंग टेंजिबल आउटकम्स, टेंजिबल का मतलब है जिन्हें आप महसूस कर सको, आउटकम का मतलब है रिजल्ट, परिणाम, इज़ अ लॉन्ग टाइम अवे। तो ठीक है कि भाई थोड़ा बहुत अच्छा काम हुआ है, कि भाई देश जो है राजी हुए हैं कि भाई ठीक है 2024 तक इसके प्रति जो है एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। अमीर राष्ट्र जो है राजी हुए हैं इस बात पे कि $30 बिलियन जो है पर ईयर बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए दिया जाएगा। लेकिन जो टेंजिबल रिजल्ट्स हैं उन्हें देखना, कि भाई ऐसे परिणाम जिन्हें आप महसूस कर सको, उन परिणामों को देख पाना, उनमें अभी काफ़ी वक्त लगेगा। इज़ अ लॉन्ग टाइम वे, अभी इस तरह के जो परिणाम हैं वे काफ़ी दूर नज़र आते हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।